भाई दूज का त्योहार आज मनाया जा रहा है उमंग और उत्साह के साथ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं की शान में धन्यवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। अपनी जीत का श्रेय दिया कार्यकर्ताओं की मेहनत को। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने से बचने का किया आग्रह। किसानों को दी सलाह कि वे मशीनों के जरिए अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं। और पंचकुला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की दी जानकारी। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व 5 दिवसीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई टीका या यम द्वितीया। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर भाई बहन के आपसी स्नेह भाव को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शाह ने कामना की कि प्रेम, समर्पण और शक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कैथल में बहन भाई के पवित्र प्रेम का त्योहार भैया दूज बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर मिठाई खिलाई और उनके दीर्घायु तथा उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दिन श्री विश्वकर्मा दिवस भी मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिरों और धर्मशालाओं में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के प्रधान तेजभान और श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर सभी के लिए सुख और प्रेम की कामना की। भंडारा होगा और सब भगवान का कीर्तन करेंगे। सभी विश्वकर्मा वंशियों को, सभी प्राणियों से हम यही प्रार्थना करते हैं, विश्वकर्मा के ध्यान करना चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। झांकी निकाली जाती है, भंडारे की जाता है, लेकिन उससे पहले हवन किया जाता है शुभ कामना के लिए। जितने भी जो हैं कारोबारी हैं, मिस्त्री काम करते हैं, औजार का काम करते हैं, वो आकर के भगवान विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि सबके घर के अंदर, सबके जो घर के अंदर सुख नीति बनाए रहे और उनका आशीर्वाद जो है इन पर बना रहे, सभी परिवार पर, इन पर तो खास बना रहे। लेकिन जो इस औजार का काम करते हैं, उनके दुख संकट को ऐसी तकलीफ होती है, कोई बढ़ते, क्योंकि ऊंचा काम है, नीचा काम है, तो उससे जो है रक्षा करनी है। विश्वकर्मा वंशियों के अलावा जो भी कोई उद्योग में है, कोई मिस्त्री है, कोई किसी भी चीज का कार्य करता है, वो आज के दिन भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा करता है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद पूरे संसार पर, हमारे देश में सबके ऊपर बना रहे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी जीत का श्रेय उनकी मेहनत को दिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चुनावी जीत का जश्न अब खत्म हो चुका है और अब जनता से किए वादे निभाने का समय आ गया है। गोयल ने कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला है और अब वे प्रदेश के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। मैं चुनावों के अंदर कहता था कि जो बूथ के वर्कर हैं, जो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो गली गली में प्रचार करता है, ये चुनाव वो लड़ रहा है। ये जो जीत होगी, इसका जो परिणाम होगा उनका होगा। तो मैं आज उन सब कार्यकर्ताओं को इतनी भारी जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपको जानकर हर्ष होगा
हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा 65.5% वोट आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर डलवाया है तो फरीदाबाद विधानसभा के अंदर क्षेत्र की सेवा के लिए जो ताकत दी गई है वो सब आपकी मेहनत का परिणाम है। तो इसलिए हम सब लोगों ने जिस तरीके से चुनाव को इकट्ठा होकर लड़ा और सब लोगों ने गली गली बूथ बूथ पर जाकर मेहनत करने का काम किया, जो हमारी पार्टी ने, जो मेरी सरकार ने जो इतना बड़ा दायित्व दिया है, उसमें भी हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका तय करके सामूहिक रूप से फरीदाबाद का विकास करने की ओर आगे चलेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपुल गोयल ने वादा किया कि वे जनता के साथ किए गए हर वादे को कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे मशीनों के जरिए अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2024-25 के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य पराली जलाने से रोकना और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उधर करनाल के कई प्रगतिशील किसान पराली की समस्या को एक अवसर के रूप में बदल रहे हैं। वे पराली को जलाने के बजाय खेत में ही जुताई कर देते हैं या इसे गांठों में बदलकर कंपनियों को बेचते हैं, जिससे वे लाखों रुपए कमा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि कुछ साल पहले तक तकनीक के अभाव में पराली जलाना मजबूरी थी, लेकिन अब हैप्पी सीडर और कटर जैसी मशीनों की मदद से पराली का प्रबंधन आसान हो गया है। किसान पराली को खेतों में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया स्कीम काट रखी है, इस करके जो बहुत बढ़िया तो फायदा होता है जिंदा। हाँ, बिक जाती है। क्यों कह ले तो 5-4 दिन के बाद क्यों बच जाती है। पराली गवर्नमेंट ने बैन लगा रखे है इस पर, और बहुत अच्छी बात है। हम पराली के बंडल मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम दी है तो मशीनें आ रही हैं और वो उन मशीनों के द्वारा ये पराली के बंडल बना रहे हैं और खेत भी बढ़िया हुआ और साथ साथ गवर्नमेंट की उसका भी फायदा मतलब होना चाहिए हैं, और इससे काफ़ी गत्ते और फैक्ट्रियों में काम आओगी। पराली इकट्ठी कर रहे हैं हम, इसको आगे उगने लगाने देते हैं, फसल बढ़िया होती है इस बारे में, और साफ सफाई हो जाती है किसानों की और फायदा होता है। तो 2 पैसे हमें बन जाते हैं, थोड़ा इनका भी फायदा हो जाता है और आग लगने से बच जाती है। तो हाँ, ये तो बात कहती है सरकार जी, तो इसलिए हम सरकार के नियमों पर चल रहे हैं। सरकार की सख्ती के कारण जिले के अधिकारी भी पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहे हैं और वे स्वयं आग बुझाने में जुटे हैं। हाल ही में करनाल के प्योद गांव में शुगर मिल के एमडी हितेंद्र कुमार ने सड़क से गुजरते समय एक खेत में पराली जलते देख गाड़ी रोककर पेड़ों की पत्तियों और टहनियों से उसे बुझाने का प्रयास किया। हितेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों की मदद के लिए शुगर मिल में एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे पराली और सब्जी मंडी के बायो वेस्ट का उपयोग कर गैस बनाई जाएगी। ये काफी तेजी से फैल रही थी आग, तो हमने गाड़ी रोकी और इसको कंट्रोल करने का जो है प्रयास किया और करीबन आधा पौना घंटा लगातार प्रयास करने के बाद जो है ये हमने काबू कर लिया। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और जिसको जिस स्तर पर जो इसको कंट्रोल कर पाए वो बेहतर है, और किसानों को अंदर भी ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आपको पराली जलाने से परहेज करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार इसके लिए प्यूनिटिव एक्शन भी ले रही है और लगातार जो है हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि इससे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और सभी के लिए जो है, इवन खासकर बच्चे और बूढ़ों के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। पंचकुला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने एक पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 100 दिनों के भीतर योजनाओं को लागू करने का एक कैलेंडर तैयार किया है, जिससे कई योजनाएं जल्द ही धरातल पर दिखेंगी। महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की योजना पर भी उन्होंने कहा कि इसे बजट के अनुसार जल्द ही लागू किया जाएगा।
बहुत सारी चीज़ों का एक कैलेंडर इंटरनली लेके चले हुए हैं और उसमें कुछ चीज़ों को 100 दिन में पूरा करने का भी उसमें जब बातचीत हुई अंदर, हमने हालांकि उसको अनाउंस नहीं किया, नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि भाई ये 100 दिन में क्यों नहीं, सरकार की बजट और बाकी चीज़ों के साथ अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई देंगी। वे लोगों की योजना और कैलेंडर उनके पास होगा, इतनी जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो घोषणाएं हैं वो सब पूरी होंगी और मुख्यमंत्री खूब दौड़ रहे हैं। हम हमेशा बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं कि कितनी चीज़ों को कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो और इसकी अब स्वीकृति कांग्रेस ने भी मान ली है कि वो झूठे घोषणा पत्र अनाउंस करती थी, झूठे वादे करती थी, झूठी गारंटियां देती थी, जिसके कारण से वो सरकार को परेशानियां और रिपीट नहीं हो पा रही हैं। ये खड़गे जी ने भी स्वीकार कर लिया। खड़गे ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक्शन मोड में हैं और भर्तियों, अनाज की खरीद और अन्य योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं बजट के हिसाब से तैयार की जाती हैं ताकि आर्थिक पहलुओं का संतुलन बना रहे। पंचकुला के संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्दलीय पार्षद ओमवती पूनिया और जजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व पार्षद सुशील गर्ग को भाजपा में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इससे पहले 2 पार्षदों के जाने के बाद भाजपा ने पंचकुला नगर निगम में बहुमत खो दिया था, लेकिन अब 2 नए पार्षदों के शामिल होने से इसे फिर से हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। देश की प्रगति की सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामूहिक भावना के माध्यम से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता में दृढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। ये दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दुगनी से भी अधिक है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि टीबी की रोकथाम और नियंत्रण भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। आज डीडी न्यूज का स्थापना दिवस है। 3 नवंबर 2003 को भारत में समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जब देश के एकमात्र स्थलीय भू उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज ने अपने सफर की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। ये देखिए खास रिपोर्ट। सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है।
गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। इसके साथ ही देश विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समारोहों को भी डीडी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। देश के कोने कोने की खबरों को जनता तक उनकी भाषाओं में पहुंचाने में डीडी न्यूज सबसे आगे है। इसके लिए देश भर के सभी जिलों में 900 से अधिक स्ट्रिंगरों के साथ डीडी न्यूज के पास 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां या ब्यूरो हैं, जो 23 भाषाओं और बोलियों में 170 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर भी डीडी न्यूज पूरी तरह से सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल के माध्यम से 24 घंटे लोगों तक नवीनतम समाचार पहुंचाता रहता है। एक्स पर डीडी न्यूज के 12 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब चैनल पर 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। हिसार में एक झुग्गी बस्ती में 2 दिन पहले अज्ञात कारणों से लगी आग में 65 झुग्गियां पूरी तरह जल गईं। इस घटना के बाद पुनर्स्थापना का कार्य निजी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय विधायक सावित्री जिंदल ने इस क्षेत्र का दौरा कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आगजनी में बेघर हुए लोगों के लिए नजदीकी सामुदायिक केंद्र में ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। हमारा प्यारा हिसार संस्था के सदस्य त्रिलोक बंसल ने जानकारी दी कि कई सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग भी जरूरतमंदों को सामान देकर मदद कर रहे हैं। राहत कार्य के तहत जलने वाली 65 झुग्गियों को फिर बनाने के लिए बांस और तिरपाल मंगाए गए हैं। त्रिलोक बंसल ने बताया कि झुग्गी बस्ती में पढ़ने वाले 30 बच्चों के स्कूल बैग, कॉपियां और अन्य सामान भी आग में जल गए हैं, जिन्हें फिर से दिलाने की योजना बनाई गई है। सेक्टर 16-17 का जो कम्युनिटी सेंटर है उनमें इनको शिफ्ट किया। वहाँ गद्दे वगैरह लगवा के खाने पीने का, चाय वगैरह का सारा इंतजाम वहाँ किया गया है। और बहुत से शहर के जो दानी लोग हैं, दानी संस्थाएं हैं, वो आ रही हैं आगे और इनका जो भी जितना भी बन पा रहा है इनका सहयोग कर रही है। बर्तनों से लेके, कपड़ों से लेके और भी कोई भी जो सामान की जरूरत पड़ेगी। अभी थोड़ी देर के अंदर ही लगभग 65 झुग्गियाँ जली हैं इनकी, तो 1300 बांस मंगवाए हैं, अभी वो आ रहे हैं गाड़ी में। तिरपाल मंगाए हैं ताकि ये अपना पुनर्स्थापित इनको करने के लिए इनका दोबारा से जीवन यापन दोबारा दिनचर्या शुरू हो जाए। कि इनकी जो किताबें, कापियां वगैरह जल गई है, 30 बच्चे के आसपास हैं यहाँ, तो उनको सभी को पूरा बैग के साथ और सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। जो पता नहीं आग कैसे लगा, बच्चे उच्चे लगाया कैसे लगा, वो तो हमने भी बड़ा नहीं है। हमने तो कहीं और थे काम पे बिजी से, और इस टाइम आया तो उस टाइम में तो सारे जल गए थे। ये चावल है मेरे, और ये दाल है, और ये है बुक, बच्चे का बुक है, और बैग बुक सारे कुछ जल गए। बच्चे का सारे कुछ, बिस्तर वगैरह सारे कुछ। अपना तो जो पहन रखा है वही है, सारे कुछ वही है। घर में बेड, कूलर, पंखे सारा कुछ जल गया सर, कुछ भी नहीं निकला जी। किसी झुग्गी वाली को कोई भी सामान नहीं निकला। कम से कम 2 बजे के आसपास दिन में आग लगे थे, और सारे बच्चे बुच्चे लेके भागे, कोई भी सामान लेके नहीं भागे। सारे मोबाइल, जितने भी घर का बर्तन बासन, राशन पानी सारे जल गया। किसी को किसी चीज़ भी नहीं निकला सर। कपड़े भी नहीं। छठ पर्व की तैयारी, ये देख लो, चूल्हे आपके सामने पड़ा है। चूल्हे कितने चूल्हे हैं। साहब जी बोले हैं कि बांस बूस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है हर चीज़ में, और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगा। खाने पीने में वैसे किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, धीरे धीरे होता है। कोई भी चीज़ होता है तो यूँ एकाएक अगर कोई चाहेगा तो नहीं होगा। इतना है कि बस घर घुर बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि छठ भी आ रहा है तो। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव राजगढ़ डोभी में सेन भगत जी महाराज की जयंती समारोह में भाग लेते हुए कहा कि भारत भूमि हमेशा से साधु संतों की रही है और सेन भगत जी समाज में एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि मेहनती और ईमानदार समाज की पहचान बनी रहे, ऐसा मानते हुए सेन भगत के आशीर्वाद से समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है।
कार्यक्रम के आयोजक समिति द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बेदी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं का हार के कारण मानसिक दबाव स्वाभाविक है। उन्होंने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की तारीफ की। सैन भगत जी महाराज का जन्म दिवस कार्यक्रम यहाँ सैन समाज द्वारा और विश्वकर्मा समाज द्वारा मनाया गया। एक ऐसा मेहनत का समाज, इसमें मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई है और समाज की एक मुख्य धारा से समाज को जोड़ने वाला समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सैन समाज। और बाबा सैन भगत जी ने का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज जिस प्रकार का मेरा भी सम्मान किया, मेरे छोटे भाई चाणा से लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी का भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत किया। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से जहाँ समाज का आभार प्रकट करता हूँ, वहाँ बाबा सैन भगत जी के आज जन्म दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत तय है और उनकी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से कल से 10 नवंबर तक इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि ऊर्जा संस्कृति समिति की पहल पर ऊर्जा विभाग हरियाणा, पर्यावरण विभाग, पुलिस विभाग एवं HSVP के सानिध्य में अक्षय ऊर्जा विभाग, पुलिस, शिक्षा, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन एवं नगर निगम पंचकुला की संयुक्त पहल पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा के 100 से अधिक प्रकाशकों की किताबों की दुनिया पंचकुला में प्रदर्शित की जा रही है। भाजपा सरकार की बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की नीति का एक और उदाहरण मेवात के एंचवाड़ी गांव में देखने को मिला, जहां इखलास खान ने बिना किसी सिफारिश के डाक सेवक की नौकरी हासिल की। फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए बिहार रवाना होने पर गांव वालों और परिवार ने फूलमाला देकर उन्हें विदा किया। इखलास खान ने अपनी सफलता का श्रेय भाजपा सरकार की नीति को देते हुए युवाओं से मेहनत करने की अपील की। उनके पिता इकबाल खान और दादा हाजी जुम्मा ने भी भाजपा सरकार का धन्यवाद किया, जो वादे पर खरा उतरते हुए बिना सिफारिश नौकरी दे रही है। बीपीएम पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई है, ग्रामीण डाक सेवक में बीपीएम पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई, बिहार सिवान जिले में हुई। सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, घर वालों का भी, परिवार वालों बहुत मेहनत की है, बट बहुत कठिनाइयों के बाद मुझे आज ये दिन देखने को मिला। हमारे प्रिंसिपल सर हैं और सारे मेंबर्स हैं, ब्रदर्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सब हैं, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सरकार का धन्यवाद मानते हैं, बिना खर्चे बिना की नौकरी दिया। परिवार वालों का सबका अच्छा माहौल मिला है, भाइयों का जैसे गांव बस्तियों में जिन्हें प्रधान सरपंच सबका अच्छा मान सम्मान मिला है मेरे को, आज सब में प्यार दिया है सब लोगों ने। सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बगैर खर्ची और बगैर पर्ची जो कहते हैं वो सही है, और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हर बच्चा अपने मेहनत करे और बगैर खर्चा और बगैर पर्ची के सरकार नौकरी दे रही है। बच्चे ने भी काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी दिन से वो नौकरी के लिए मेहनत कर रहा कम से। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ सभी गांव वासियों से, सभी गरीब जो बच्चे हैं, सबका साथ सबका विकास ये सही है, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। भारत सरकार के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC सर्टिफिकेट प्राप्त किए। पेंशन भोगियों और उससे जुड़े विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक भारत भर के 800 शहरों और जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग कर पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे चेहरा स्कैन कर पेंशन भोगियों की पहचान करने में सक्षम है, जिससे DLC जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी होती है और इसके लिए उन्हें बैंक या डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है।
भारत ने कैनेडियाई उच्चायुक्त के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। उधर दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक इसे तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 से पार दर्ज किया गया। नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 427, रोहिणी में 404, अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब रहा। सामान्य वायु AQI का स्तर 50 होना चाहिए। वहीं 300 AQI स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है। 400 पार AQI की जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। दूसरी ओर हरियाणा के जींद व करनाल में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व पर देखिए ये एक खास रिपोर्ट। इसी को देखते हुए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को सुरक्षित रख सकें। India has made very good progress in terms of biosphere reserve establishment. India is participating since 24 years, and since that time India has established one biosphere reserve on average every 2 years, so that's quite impressive. So India has a lot of potentialities. भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में बटे होते हैं: कोर, बफर और संक्रमण। ये क्षेत्र परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए शिक्षा, अनुसंधान और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। ये सतत विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।